चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रेविटेशन के 2024 और 2025 के जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और इसके हमने 8 क्वेश्चंस देख लिए हैं। और अब हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m आर केप्ट एट दी 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, हर एक का मास कितना है, m है, और इनको एक स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे रखा गया है। If the gravitational force exerted on one of the masses by the other masses is 2 root 2 plus 1 by 32 gm square upon l square। अगर किसी एक पार्टिकल के ऊपर में बाकी सभी पार्टिकल के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इतना हो तो बताना है कि यहाँ पर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, तो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। सवाल कुछ समझ में आया? तो देखिएगा पहले हमारी सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं कि लेट अस से कि ये हमारा इस तरीके से स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एक कोने पे, कॉर्नर पे एक मास रखा हुआ है, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारे पास में 4 मासेस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं और हर एक मास का जो मास है वो भी सेम है, राइट। लेट अस से कि ये हमारा m है, ये भी m है और ये भी हमारा m है इस तरीके से, और स्क्वायर है तो हर एक साइड लेंथ जो है ये ना वो कितनी होगी वो हमें बताना है। एंड लेट अस से कि ये साइड लेंथ हमारी a है। तो किसी एक अगर हम लोग मास को पकड़ ले तो उसके ऊपर हमें नेट फोर्स देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस वाले मास को कंसिडर करें तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस मास के वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे, इस नीचे वाले मास के वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ, और इसके वजह से किधर लगेगा, ये डायगोनली इधर की तरफ, राइट। ये यहाँ पर 3 फोर्सेस लगेंगे। इन तीनों का नेट क्या होगा, ठीक है, इन दोनों का नेट हमारा ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर की तरफ। तो नेट जो है हमारा इधर की तरफ आएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ये बताया गया है। तो इसमें हमको जो है हमारी स्क्वायर की हर एक साइड लेंथ बताना है, यानी कि a को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो इस मास के वजह से फोर्स है, लेट अस से ये हमारा F1 है, इसके वजह से हमारा ये F2 है, और इस तीसरे मास के वजह से जो फोर्स है वो हमारा F3 कंसिडर कर लो। सो दिस इज F1, दिस वन इज F2 एंड दिस वन इज F3। इन दोनों का F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ये मासेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, ठीक है। और कितना इनका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, इनको वेक्टरली ऐड कर ले तो वो हमारे पास में निकल के आ जाएगा, ये इस तरीके से, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा F3 के बराबर है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। F3 जो है इनफैक्ट छोटा होगा, और राइट, समझ में आ रही बात, क्योंकि ये दूरी ज्यादा होगी ना डायगोनली। तो यहाँ पर ठीक है ना, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड जो है जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, √2F1 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो जो नेट फोर्स बनेगा क्या आ जाएगा, ठीक है ना, √2F1 प्लस F3 हो गया। समझ में आ रही है बात? इज इक्वल टू ये √2 को एज इट इज, F1 क्या है, इन दोनों मासेस के बीच का फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो m1 और m2 तो सेम है तो m स्क्वायर कर लो, अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी हमारी स्क्वायर की एक साइड, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर, प्लस F3 ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वही ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला यूज करो, G m स्क्वायर अपॉन में ये डायगोनल दूरी कितनी हो जाएगी दोनों के बीच में, √2a हो जाएगी। तो क्या करना होगा हमें, √2a का स्क्वायर करना होगा। क्लैरिटी है पूरी, है ना। तो अब देखिएगा सिंपल रखने के लिए क्या करेंगे, जी m स्क्वायर और a स्क्वायर को दोनों से कॉमन ले ले, है ना। तो यहां पर इन दोनों टर्म से हम लोग जी m स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर को कॉमन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें बचेगा क्या हमारे पास में, इधर से ये √2 बचा और इधर में क्या बचा हमारे पास में, 1/2 बच गया।
तो ये बन गया हमारे पास में जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू एलसीएम ले लीजिएगा इसका, तो ये आ जाएगा 2√2 + 1 डिवाइडेड विथ ए 2 आ गया हमारे पास में। ये हमारा नेट फोर्स आ गया, यही नेट फोर्स इसके साथ कंपेयर कर लो, ठीक है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन में कहा गया है किसी एक पार्टिकल के ऊपर में जो नेट फोर्स है वो क्या है 2√2 + a डिवाइडेड विथ 32 जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है ना। इस दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, देखिएगा 2√2 + 1 ये टर्म मिल गया, जी एम स्क्वायर मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया पूरा, राइट। तो यानी कि हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है 2a स्क्वायर वो बेसिकली हमारा 32l स्क्वायर के बराबर है ना। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 2a स्क्वायर = 32l स्क्वायर बोल लो। तो यहाँ पर 32 को 2 से कैंसिल आउट मारो, 16 टाइम्स चला गया। हमें तो a निकालना है, तो क्या करिएगा दोनों साइड का अंडर रूट ले लीजिएगा। तो यानी कि a क्या आ जाएगा हमारे पास में, a आ जाएगा हमारे पास में 4l, और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर बन गया। समझ में आया ये? वाई नोट डाउन, थोड़ी स्पीड रखो लिखने की। ठीक है ना, चलते अगले सवाल पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्मॉल पॉइंट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक स्मॉल पॉइंट मास है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, डायग्राम में आपको शो किया गया है, ठीक है ना। इसको जो है 2r डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है ना। किससे? एक हमारे पास में बड़ा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है। इसके सेंटर से दूरी कितनी है हमारी 2r है, और इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस हमारी r है और मास m है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू m इज F1। इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इसके ऊपर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना, वो कितनी है F1 है, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी। A spherical part of radius r/3 is removed from the big sphere as shown in the figure, and the gravitational force on m due to remaining part of m is found to be F2। तो यहाँ पर एक यहाँ से छोटा सा स्फीयर हमने निकाल लिया जिसकी रेडियस कितनी है r/3, इस तरीके से। तो जो पोर्शन बच रहा है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन बच रहा है इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है F2 है। ये जो निकाला हुआ पोर्शन उसकी बात नहीं करिए, जो बचा हुआ पोर्शन है उसका जो फोर्स बना है वो हमारा F2 है। ऑब्वियसली F2 का जो मैग्नीट्यूड F1 से कम होगा, वेरी गुड, क्योंकि मास कम है। द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ F1 इज टू F2 विल बी। तो यहां पर F1/F2 क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। समझ में आई बात? अब F1 तो सीधा सीधा निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब F2 निकालोगे तो यहां पर जब नेट फोर्स निकालोगे तो आप दो मास कंसीडर कर लीजिएगा, एक हमारा पूरा सॉलिड स्फीयर और दूसरा जो स्फीयर हमने निकाला है। तो जो स्फीयर हमने निकाला है, ठीक है ना, उसका हमारा नेगेटिव फोर्स कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, समझेंगे अभी, देखिएगा, है ना।
पहले तो हमें कितना मास निकाला है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? जो निकला मास है उस पार्टिकल के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहा था वो पता करेंगे, तभी तो हमारा F2 निकल के आ पाएगा ना। समझ में आई बात कुछ? तो जो हमने यहां पर मास निकाला है लेट अस से ये हमारा M2 मास निकाला है, तो ये सॉलिड स्फीयर है, तो स्फीयर का कोई भी पोर्शन ले लो उसकी डेंसिटी हमारी सेम रहेगी। तो जो हमने पोर्शन निकाला है मास M2 का, उसका मास कितना है वो कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू जितना उसका वॉल्यूम है, यूनिटरी मेथड है। समझ में आ रही बात? तो ये जो M2 मास है उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे पूरे हमारे सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है, ठीक है ना, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज टोटल मास m है, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना था हमारा 4/3 पाई r क्यूब इनटू जितने पोर्शन का हमने निकाला है उसका वॉल्यूम, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम है ना। तो यहां पर इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितनी है इसकी? r/3 है ना, r/3 का ये क्यूब हो गया। तो देखिएगा ये 4/3, ये 4/3 गया, ये पाई से हमारा पाई गया, ये r क्यूब से हमारा r क्यूब भी चला गया। तो 3 का क्यूब कितना होता है? थप्पड़ खाएगा तू? 27। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में m/27 हो गया। ठीक है, इसका हमें बाद में यूज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो सॉलिड स्फीयर है उसके वजह से यहाँ पर m के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा वो देख लेते हैं। इसको हम लोग F1 से बता रहे हैं क्योंकि सवाल में दिया है कि इसको F1 मानना है। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है यहाँ पर इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको हम लोग पॉइंट मास लेके कंसिडर कर सकते हैं जिसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? Gmm अपॉन में दूरी कितनी है सेंटर से? 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये? Gmm अपॉन में 4r स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार से F2 की अगर हम लोग बात करेंगे, F2 क्या है? जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो रिमेनिंग शेडेड पोर्शन है उसके वजह से यहाँ पर नेट फोर्स, तो इसके वजह से नेट फोर्स क्या आएगी हमारे यहाँ पर? ठीक है ना, पहले पूरे स्फीयर को कंसीडर कर लो, इसके वजह से फोर्स हमारी F1, ये पोर्शन हमने निकाला है, ठीक है ना, इसका आपका नेगेटिव फोर्स ये आपका F डैश कंसीडर कर लो, है ना। तो क्या आ जाएगा इसके रिमेनिंग पोर्शन की वजह से नेट फोर्स F1 माइनस F डैश। समझ में आ रही है बात? है ना। तो ये नहीं कि ये हो जाएगा हमारे पास में Gmm अपॉन में 2r स्क्वायर माइनस में जो पोर्शन निकला है, ठीक है ना, उसके वजह से जो फोर्स बन रहा था, तो G इसका मास कितना है? m/27 इनटू सामने वाला पार्टिकल जिसके ऊपर में फोर्स लग रहा है वो स्मॉल m डिवाइडेड बाय इनके सेंटर से दूरी। क्या हो जाएगा हमारे पास में इनकी दूरी? ये r है यहां से लेके यहां तक, और ये कितना है हमारे पास में? r/3 है। ठीक है, तो कितना दूरी हो जाएगी हमारे पास में? 4r/3। समझ में आ रही बात? तो ये आ गया 4r/3 का इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। इसको सवाल को हम लोग ये दूसरे हाफ में यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहां से F2 निकल रहा है हमारे पास में, तो पहला वाला हमारा Gmm अपॉन में 4r स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये यहाँ पर Gmm, ठीक है ना, ये देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये Gmm इंटू ये 9 अपॉन में नीचे क्या चला गया हमारा? एक तो 27, ठीक है, दूसरा हमारा ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 r स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ पर 27 को हम लोग डायरेक्टली 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 टाइम्स चला जाएगा, और एलसीएम ले लो इसका अब, ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा यहाँ पर 4 है, ये 16 और ये 3 है, 4 इंटू 4 16, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर इस वाले टर्म को हमें 16 इंटू 3 बनाना है, तो 4 तो ऑलरेडी है, तो 4 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है ना, इसका आपका पूरा ये टर्म आ जाएगा एलसीएम के हिसाब से। 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो ऊपर वाला टर्म कितना हो जाएगा? ये 12
जी एम एम माइनस जी एम एम, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं करना था, डिवाइडेड विथ 16 इंटू 3, कितना बन गया हमारे पास में 48 हो गया आर स्क्वायर। समझ में आई बात? 12 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास में 11 अपॉन में 48 जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। इस तरीके से हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, F1 बाई F2 चाहिए। तो F1 को लिख दो जो कि है जी एम एम अपॉन में 4 आर स्क्वायर, इंटू में F2 इसका रेसिप्रोकल बना के लिख दो। तो क्या आ गया 48 डिवाइडेड बाई 11 इंटू आर स्क्वायर अपॉन में जी एम एम। तो देखिएगा आप काटा पीटी करते हैं, ये जी एम एम से जी एम एम चला गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये 48 जो है डायरेक्टली 4 से जा रहा है 12 आ गया। तो यानी कि फाइनली अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 12 बाई 11, जो कि हमको हमारे ऑप्शन बी में मिल रहा है। आज तो क्लास का रेस्पॉन्स जबरदस्त आ रहा है। अच्छा, हो गया नोट डाउन? सर पर ये बता दें M2 कैसे निकालना है? M2 देखो यहां पर, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं कि इसका टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम हमने निकाला, ठीक है ना, फिर कितने वॉल्यूम का हमें मास निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय दैट वॉल्यूम कर दो, तो बस यूनिटरी मेथड। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा सवाल कह रहा है कि टू प्लैनेट्स A and B having masses of M1 and M2 move around the sun in circular orbits of R1 and R2 radii respectively। दो प्लैनेट्स है A और B जिनके मासेस है M1 और M2, और ये सन के अराउंड पे, ठीक है ना, चक्कर लगा रही है, और इंडिविजुअली इनकी रेडियाई क्या है R1 और R2 है। If angular momentum of A is L and that of B is 3L, then the ratio of time period that is TA by TB is, अगर पहले वाले प्लैनेट A की एंगुलर मोमेंटम L है और दूसरे वाले प्लैनेट B की एंगुलर मोमेंटम 3L है, तो टाइम पीरियड ऑफ A अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ B क्या होगा ये हमें बताना है। राइट, टाइम पीरियड की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं केपलर्स लॉ ध्यान में आ जाना चाहिए। अब केपलर्स थर्ड लॉ, that is square of time period is proportional to
आर क्यूब, है ना। तो यहां पर केपलर्स थर्ड लॉ, दैट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि आर विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लो, यानी कि टी की पावर 2/3। हमें यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बात कही गई है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास में, आई ओमेगा, है ना। अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो सन है इसके अराउंड पे ये दो प्लैनेट्स घूम रहे हैं पार्टिकल की तरह। तो एक पार्टिकल जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हमारा, एम आर स्क्वायर। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा, ठीक है ना, यानी कि कितना एंगल कितने टाइम में कवर कर रहा है। तो पूरा एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई रेडियंस, और टाइम पीरियड उसके लिए टी, यानी कि आई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई/a हो गया। तो देखिएगा यहां से हम लोग अब टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास में जो टाइम पीरियड होगा, एल को नीचे ले आओ और टी ऊपर चला जाएगा उसकी जगह, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, 2 पाई/m r²। m क्या है यहाँ पर, प्लैनेट का मास, और l यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है। अभी हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, किसी को पर्टिकुलर लेके बात नहीं करी हमने। तो अगर हम लोग ये जो टाइम पीरियड है दोनों के लिए अगर कंपेयर करें, तो दोनों के लिए 2 पाई कांस्टेंट है ना। बाकी मास, रेडियस और ये जो एल है वो चेंज है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू mr² अपॉन में एल। और आर की तुलना अगर हम लोग टी के साथ करें, तो पहले हमने देख लिया था ये, ठीक है ना, आर किसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करनी है। तो वी कैन से कि इट इज m इंटू आर, यानी कि हमारा t की पावर 2/3 इसके प्रोपोर्शनल है, और इसका भी यहाँ पर स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई ये l कर दिया। तो कह सकते हैं कि t इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ये t कितना हो गया हमारे पास में, t की पावर 4/3 डिवाइडेड बाई ये l हो गया, है ना। इसको हम लोग इस सेक्शन में इधर कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिएगा, ठीक है ना, इस t को क्या करते हैं हम लोग, ये नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि अपॉन में t की पावर 4/3, उसको ऊपर ले आके आ जाओ, t की पावर -4/3, तो 1 - 4/3 पावर हो जाएगी, है ना। तो 1 - 4/3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में हो जाएगा t की पावर -1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये m/l आ जाएगा। या फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि t की पावर 1/3 इज इक्वल टू l/m हो जाएगा। समझ में आई बात, सबको समझ में आ रही है ये बात, है ना, यानी कि बेसिकली प्रोपोर्शनल रहेगा, इक्वल्स टू नहीं। तो यहां से कहा जा सकता है कि t की पावर 1/3 विल बी प्रोपोर्शनल टू l/ ये m आ गया। तो यहां से हमें टाइम पीरियड की बात करनी है, तो क्या करिएगा, जो भी ये पावर है 1/3 इसको हटाने के लिए क्यूब कर देंगे, तो दोनों साइड का क्यूब कर दिया, तो क्या हो गया, ये l अपॉन में m की पावर 3 हो गया। हमें रेशियो चाहिए टाइम पीरियड का, तो क्या बोलेंगे, TA/TB विल बी इक्वल्स टू LA अपॉन में LB। LA क्या है यहाँ पर, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट ए, LB क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट बी, इनटू मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, ये MB अपॉन में MA इस तरीके से, और पावर हमारी लग जाएगी ये 3 की। तो अब यहां पर LA और LB तो हमें बता रखा है क्या है, L है और ये 3L है, सो दिस इज L अपॉन में 3L इनटू इनके मासेस हमारे M2 अपॉन में M1 इसकी पावर 3। तो यहां पर ये L से हमारा L चला गया, ये नीचे में जो 3 है इसका क्यूब कर लो आप, ठीक है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 27, तो यानी कि आ गया 1 अपॉन में 27 इंटू M2 अपॉन में M1 की पावर 3। क्या ये हमको कोई ऑप्शन में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, तो डी इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है।
हम्म। बोलो, लिखा है, लिखो इसका। चलिए अगले सवाल पे हैं। देखिएगा अगला सवाल, ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल समझिएगा इधर। सवाल कह रहा है कि ए लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए मैसिव स्टार इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद ए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी। एक कोई हल्का सा प्लैनेट है, ठीक है ना, कोई एक मैसिव स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस आर है और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इसका टी है। If the force of attraction between planet and star is proportional to r की पावर -3/2, अगर प्लैनेट और स्टार के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, वो अगर r की पावर -3/2 के प्रोपोर्शनल हो, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को इसके हिसाब से चूज करना है बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन। समझ में आई बात? तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर की पावर -3/2। सो हियर वी कैन से एफ इज इक्वल टू के आर की पावर -3/2। अब ये जो प्लैनेट हमारा, ठीक है ना, इस सन के अराउंड पे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको क्या प्रोवाइड करा रहा है? सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² के बराबर। तो यानी कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इसके हिसाब से बोला गया है वो किसके बराबर होना चाहिए? mv² के बराबर होना चाहिए। सो वी कैन से कि mv² इज इक्वल टू के आर की पावर -3/2, है ना। वैसे v क्या है? हमारी स्पीड है ना, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। तो स्पीड को हम लोग 2πr में टाइम पीरियड से भी बता सकते हैं, है ना। नहीं समझ में आया? ये जो है v यहां पर क्या है? प्लैनेट की स्पीड है, ठीक है ना। तो ये तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है इसकी। तो v स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr, ठीक है ना, अपॉन में टाइम पीरियड t, ठीक है ना। या फिर v को आप ω/r से भी बोल सकते हो, दोनों तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं ω/r को लेके बता देता हूं आपको, है ना। थोड़ा हल्का सा लंबा रहेगा ये, लेकिन है ना, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो v क्या है? ω/r, v का स्क्वायर है, यानी कि क्या हो गया? ये ω² इंटू r² हो गया, डिवाइडेड विद दिस r इज इक्वल टू के आर की पावर -3/2 हो गया। एक यहां से r चला जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा एक r से r चला जाएगा, एक r नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना, वो ऊपर जाके आपका -1 हो जाएगा। तो -3/2 -1 कितना बन जाएगा? -5/2। वेरी गुड। तो यानी कि यहां से आ जाएगा हमारा ω², m को डिवाइड में फेंक दो इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में k/m r की पावर -5/2। ऐसे विजुअल्स आने चाहिए। हाँ, उसको नीचे फेंका है हमने है ना। तो ओमेगा क्या होता है हमारे पास में? 2π अपॉन में टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो यहां पर वापस से टाइम पीरियड की बात हो गई है। तो ओमेगा को हम लोग लिख देते हैं 2π अपॉन में टाइम पीरियड से, और ये इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास में k/m r की पावर -5/2। और तो इधर कंटिन्यू करेंगे।
तो यहाँ पर ठीक है ना, ये हमारा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर हो गया। तो ये जो टी स्क्वायर बनेगा, हमें तो टी स्क्वायर को लेके बात करनी है, तो टी स्क्वायर को ऊपर डाल दो, है ना, बाकी सारे टर्म्स को इधर ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर के टर्म में इज इक्वल टू ये 4 पाई स्क्वायर तो आ ही गया था हमारा, ठीक है ना, तो पहले इसको लिख दो, ठीक है ना, ये टी ऊपर जा रहा है और बाकी सारे टर्म नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये के हमारा नीचे आ जाएगा और आर की पावर -5/2 भी नीचे आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास में ये m हमारा ऊपर आ जाएगा, तो m ऊपर में आ गया और r की पावर -5/2, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर +5/2 डिवाइडेड विद दिस k। तो हमें टाइम पीरियड जो है किसके प्रोपोर्शनल है वो यहाँ पर बताना है, बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, यानी कि टी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r की पावर 5/2 के बराबर है, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सी में। तो सी हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर बन गया है। पर अच्छा सवाल है ये। हाथ में दिखाना। हाँ देखा, देखा था मैंने। हो गया नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल देखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ है। 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स है, हर एक का मास कितना है, स्मॉल m है, और इनको जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस कोनों पे रखे हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड की लेंथ कितनी है, यहाँ पर a है। When released, they interact only through gravitational force and collide after a time period of t is equals to 4 सेकेंड। इनको छोड़ने के बाद में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर t is equals to 4 सेकेंड के बाद में, ठीक है ना, ये कोलाइड करते हैं। If the sides of the triangle are increased to length of 2a and also the mass of the spheres are made 2m, then they will collide after how much seconds। अगर यहाँ पर इस ट्राइंगल की हर एक साइड की लेंथ को डबल कर दिया जाए और मासेस को भी डबल कर दिया जाए, तो आपको बताना है कि ये फिर मासेस कितने टाइम के बाद में कोलाइड करेंगे। समझ में आई बात चौरसिया? तो देखो यहाँ पर पहले केस में क्या है, यहाँ पर ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके हर एक वर्टाइसेस पे हमारे पास में ये कुछ मासेस रखे गए, ठीक है ना, बेसिकली ये हमारा स्फीयर्स है, इनका हर एक मास ये m है, ये m है, और ये हमारा m है। इस तरीके से ये पहला ले लो, ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ कितनी है, यहाँ पर a ले लो। तो यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद में ये अट्रैक्ट होके कोलाइड करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है, ठीक है ना, बेसिकली हमारे पास में ये है कि किसी एक स्फीयर के ऊपर में जो फोर्स लगेगा इसके वजह से इधर की तरफ,
और इसके वजह से इधर की तरफ, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा यहाँ पर, ये सेंट्रोइड की तरफ जाएगा, है ना। तो यानी कि बेसिकली जो कोलाइड करेंगे, कहाँ पर कोलाइड करेंगे, ये हमारा सेंट्रोइड पर ये इस तरीके से कोलाइड कर लेंगे। कितने टाइम के बाद में, 4 सेकंड के बाद में। ये स्थिति तो हमको बता दी। फिर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर यही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ हम लोग डबल कर दें, ठीक है ना, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल और बड़ा हो जाएगा। और ये जो मासेस हैं, ठीक है ना, ये मासेस भी हमने डबल कर दिए। तो पहले हमारे पास में m थे, तो अब कितने हो जाएंगे, ये हर एक जो है वो हमारा 2m का हो जाएगा। ये 2m, ये 2m और ये भी हमारा 2m हो गया। और साइड लेंथ भी कितनी हो गई है, 2a और 2a की हो गई है। वापस से ये मासेस कहां पर कोलाइड कराएंगे, ये भी इस ट्राइंगल के हिसाब से सेंट्रोइड पे कोलाइड करेंगे इस तरीके से। तो यहां पर ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं, वो कौन सा लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है हमारा, कंजर्वेटिव है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इनिशियली, ठीक है ना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस कन्फिग्रेशन के लिए है, जहां पर कोलाइड करेंगे वहां पर भी वही होगी, ठीक है। तो यानी कि कहा जा सकता है, ठीक है ना, K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। इनिशियली इनको रेस्ट पोजीशन पे छोड़ा हमने, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनली एक सिस्टम में सीमित हो गए, है ना, दूरी नहीं है इनके पास में, राइट। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। फाइनली हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। कोलाइड होने से जस्ट पहले इनके पास में अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, राइट। इसको हम लोग K2 यहाँ पर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। इन तीनों को मिला के हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, बनेगी, तीन मासेस के वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो देखो, 2 के वजह से बताया था ना आपको, ठीक है ना, ये Gm1 m2 अपॉन में ये हमारी R पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 सिस्टम के लिए, ठीक है ना। फिर यहीं पर 3 अगर हो तो क्या हो जाएगा, Gm1 m3 अपॉन में ये R, ठीक है ना, ये R12 बोल लो, ये R13 बोल लो। और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, Gm2 m3 अपॉन में R23। तो हर एक मासेस सेम है, दूरी भी सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यानी कि ये हमारा जो है 3 टाइम्स कर लो इसका, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 3 m अपॉन में R, स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने स्टार्ट करके यहाँ पर जब ये पहुंच रहा होगा, तीनों की जो स्पीड है वो सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, टोटल उसके 3 गुना कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 इंटू हाफ mv²। फाइनल स्पीड आप v बोल लो। तो यहाँ पर दोनों साइड से ये 3 से हमारा 3 चला गया, एक m से ये हमारा m चला गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है हमारे पास में, Gm अपॉन में R इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब v की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो v हमारे पास में क्या है कि इसने जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज ये बोल लो आप। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में R अपॉन में ये टाइम टेकन, इसका हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना, एवरेज स्पीड हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली। तो हमें यहाँ पर, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, ये R² अपॉन T² हो गया, T² को ऊपर ले लो आप, तो ये आ गया हमारे पास में T², ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या क्या बन जाएगा हमारे पास में, Gm तो हमारे पास में नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा R³ हो जाएगा,
अपॉन में 2gm हो जाएगा, राइट। दिस इज योर 2gm इज इक्वल टू आर की हमें बात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये बेसिकली जो है सेंट्रोइड जो है इसको 2:1 के रेशियो में कट करता है, ठीक है ना। और ये साइड लेंथ, ये हाइट हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारा 60 डिग्री है, राइट। तो जैसे इन जनरल हम लोग ए को लेके बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ए साइन 60 डिग्री, और उसका भी हमें 2/3 करना है, तो यानी कि आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इट इज इक्वल टू 2/3 ए साइन 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और इसका भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे अपॉन में 2gm, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये 2/3 दोनों के लिए देखो, आप कंडीशन चेक करो, 2/3 सेम रहने वाला है ना, एंगल सेम रहने वाला है 60 डिग्री, जी सेम रहने वाला है, 2 सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या क्या वेरिएबल है, ए अलग है और एम अलग है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना, ये टी अगर ले लें, दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो टी विल बी प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3/2 और एम की पावर 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अब हमारे पास में ये कंडीशन आ गई है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे टाइम पीरियड का। समझ में आ रही बात। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे कि T2 अपॉन में T1, T2 निकालना है हमें, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा a की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, A2 अपॉन में A1 की पावर ये 3/2, और m की पावर 1/2 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि ये हो जाएगा m1 m2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर A2 हमारा क्या है, 2a, राइट। सो दिस इज योर 2a अपॉन में A1 हमारा a, और इसकी पावर कितनी है, 3/2, राइट। और ये हमारा m1 m है और m2 क्या है, 2m है, और इसकी पावर हमारी 1/2 हो गई। तो ये तो हमारा 2 आ गया, और उसकी पावर 3/2 करना है, तो यानी कि 2 का क्यूब फिर अंडर रूट ले लो, 2√2 हो जाएगा। तो दिस इज योर 2√2 इनटू ये हमारा 1/√2, तो ये एक √2 से √2 चला गया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास में, इज इक्वल टू 2। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से कि T2 इज इक्वल टू 2T1, T1 कितना है, 4, तो यानी कि क्या बन गया हमारे पास में, 8। तो 8 सेकंड के बाद में ये हमारे पार्टिकल्स कोलाइड कर लेंगे।
वही नोट डाउन। ये भी लिख लीजिएगा। लिख लिया है सभी ने? चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। देखिएगा सवाल कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पर जी है। इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू and mass remains constant, then acceleration due to gravity on the surface of earth would be। अगर हमारी किसी प्रकार से जो अर्थ है वो कंप्रेस हो जाए, यानी कि उसका मास चेंज नहीं हो रहा है इस तरीके से कि जो पहले इसकी डायमीटर थी उससे जो डायमीटर अब आधी बचे, ठीक है, तो अब हमारे अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी वो हमें बताना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमारे पास में फॉर्मूला याद है, क्या होता है? G इज इक्वल टू GM अपॉन में R स्क्वायर। अब जब यहां पर अर्थ में जो चेंज आ रहा है क्या उसमें G में कोई फर्क पड़ रहा है? उसके मास में फर्क पड़ रहा है? रेडियस पे फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, है ना। तो यानी कि कह सकते हैं कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना। अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, यानी कि रेडियस जो है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अगर डायमीटर आधा हुआ है तो रेडियस भी आधी हो जाएगी, राइट। यानी कि हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि G2 बाई G1 यानी कि फाइनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 जो कि G है इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यानी कि क्या हो गया? R1 अपॉन में R2 के बराबर और इसका हमारा स्क्वायर हो गया। तो यहां पर इनिशियली हमारी R है, फाइनली हमारी रेडियस क्या हो गई है? आधी हो गई है। डायमीटर आधा हुआ तो रेडियस भी आधी हो गई, तो R/2 और इसका भी यहां पर स्क्वायर कर लीजिएगा। तो यहां पर ये R से R गया, 2 ऊपर आ गया, तो 2 का स्क्वायर भी करना है तो कितना हो गया? 4। यानी कि कहा जा सकता है कि G2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4G। यानी कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी बढ़ गई ना यहाँ पर, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आई बात, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विच इज 4G। ये नीट टाइप क्वेश्चन है, नीट में ऐसे आते हैं सवाल। हो गया नोट डाउन? चलिए अगले सवाल पे आएंगे फिर। देखिएगा सवाल कह रहा है कि एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ए बॉडी वेड 300 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो ये मानते हुए कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्फीयर है और जिसकी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि सेंटर से लेके सरफेस तक उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। और एक बॉडी है
जिसका वेट सरफेस पे कितना है 300 न्यूटन। सो हाउ मच इट वुड वे r/4 डेप्थ अंडर सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया गया था मेरे द्वारा कि जो हमारी अर्थ है ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेके सरफेस तक हम लोग जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो जी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है ना। सेंटर पे कितना रहेगा 0, ठीक है ना, और यहाँ पर ये लीनियरली इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जहां पर ये सरफेस आ जाएगा। तो यानी कि हमें क्या बोला जा रहा है, हाउ मच इट वुड वे इट्स वेट एट r/4 डेप्थ अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ऊपर से यहां पर कितना है r/4, तो सेंटर से कितना हो गया ये r - r/4 करो 3r/4, ठीक है। तो यानी कि उसका आपका 3/4 ऑफ 300 न्यूटन कर लो, आ गया आंसर। समझ में आई बात है ना। तो एग्जाम में इस तरह से आपको करना होता है। तो हमें पता है कि वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, राइट। सो वी कैन से कि फाइनल जो इसका वेट रहेगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इनिशियल जो इसका वेट है, ठीक है, विल बी इक्वल टू r2 अपॉन में r1। r2 क्या हो जाएगा r माइनस r/4। समझ में आई बात। ये हम लोग सेंटर से ले रहे हैं, हमको डेप्थ से यहाँ पर मतलब नहीं है ना। डेप्थ से हमने सेंटर से दूरी निकाल ली, डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास में 3r/4 डिवाइडेड बाई r कर लीजिएगा, तो क्या आ गया ये हमारा 3/4, यानी कि हमारा जो फाइनल वेट रहेगा ये क्या मिल जाएगा हमें 3/4 ऑफ इनिशियल वेट। सो इट विल बी 3/4 ऑफ 300 न्यूटन। तो 300 को सीधा 4 से कैंसिल आउट करो, कितने टाइम्स जाएगा ये 75 टाइम्स, और 75 इंटू 3 कर लो, कितना आ गया हमारा 225 न्यूटन। इस तरीके से ये 225 दिख रहा था, मतलब 300 से ज्यादा तो नहीं होता, ये दोनों हट जाते फिर। अब ये ज्यादा बहुत कम ज्यादा वो थोड़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 300 का आधा कर लो 150 हो गया, तो 150 से ज्यादा हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो आप। वही वही, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया ए, यानी कि 75% ऑफ 300 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका मतलब बिल्कुल आधा मिनट भी टाइम नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने को। ये भी ठीक है, ये दोनों में ही है, आप बार बार मत पूछो ये कौन से टाइप का है, ठीक है ना। अगला सवाल देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ ए बॉडी विल हैव सेम वेट। अर्थ के कितने सरफेस के अबव और उससे कितना नीचे, लेकिन हमारे बॉडी का जो वेट है वो सेम रहेगा। टेक रेडियस ऑफ द अर्थ एज आर, ठीक है, हमें अर्थ की जो रेडियस है वो आर कंसिडर करना है। ये हमारी यहाँ पर अर्थ कंसिडर कर लो, ये इसका सेंटर, और यहाँ से ठीक है ना ये सरफेस से कुछ हाइट पर, लेटर से ये हाइट हमारी h है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसे कुछ डेप्थ पे, ठीक है ना, यानी कि मान लो ये कुछ ये डेप्थ है यहाँ पर, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स पर, ठीक है ना, जो हमारे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। वेट सेम, ठीक है ना, mg सेम रहना चाहिए, मास तो चेंज होता ही नहीं है, यानी कि g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पे सेम होना चाहिए, राइट। तो अगर हम लोग कुछ हाइट पे लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि ये जो हमारी यहाँ पर दूरी है, ठीक है ना, ये हमारी कुछ x कंसिडर कर लो, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा x ले लो, और यहाँ पर, ठीक है ना, अगर ये हमारा x है तो हम लोग डेप्थ पे कितने पे जा रहे हैं,
ठीक है ना, डी पे गए, सेंटर से लेके यहाँ तक दूरी कितनी हो गई हमारे पास में, आर माइनस डी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखिएगा इन जनरल आपको ये पता है कि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी कुछ हाइट पर, वो क्या हो जाएगी, जी एम एम अपॉन में आर प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया हमने, है ना, यानी कि आर स्क्वायर। भाई सॉलिड स्फीयर से बाहर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है हमारे पास में, जी एम एम अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्स हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। समझ में आई कोई बात? और सेंटर से लेके सरफेस तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्मली बढ़ती है। ठीक है, सरफेस पे हमारी कितनी होती है, जी है, मतलब सॉरी वहां पर वेट की मैंने बात किया इसलिए मैंने एम भी जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और यहां से लेके अगर ये यहां तक हम लोग ये स्मॉल आर गए तो ये यूनिफॉर्मली हमारी बढ़ रही है, तो क्या करिएगा, स्मॉल आर डिवाइडेड, हाँ ये आर स्क्वायर रहेगा इंटू स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर कर दिया। समझ में आई बात? तो ये नीचे में क्या हो गया हमारा, आर क्यूब हो गया। और स्मॉल आर बेसिकली क्या है हमारे पास में, आर माइनस डी है। समझ में आ रही है बात? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, आपको सिंपली चीजों को सिंपल रखने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये हमें वेट को लेके बात कर हो रही है, ठीक है ना, इसलिए हमने एक्सेलरेशन इंटू एम भी कर दिया। तो ये जी एम एम इंटू आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स क्या है आपका, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की दूरी, अपॉन में ये हमारा आर क्यूब। तो यहाँ पर दोनों साइड से ये जी एम एम से जी एम एम गया। समझ में आ रही बात? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? इस आर क्यूब को इधर ले लो, आर प्लस एक्स को स्क्वायर को आपको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओ, यानी कि ये बन गया हमारे पास में आर क्यूब इज इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी आर माइनस एक्स सिंपली, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको मतलब सॉल्व ही करना है हमें, ठीक है ना, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, या फिर ये इसको लिख दो आर प्लस एक्स इंटू आर प्लस एक्स, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे, है ना, ऐसा कुछ है ना। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फिर इसमें r माइनस एक्स कर दो, है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ठीक है ना, ये इसको मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका सही है ना, समझ में आ रही है बात? तो ये आ रहा है हमारे पास में आर क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करो आर को दोनों टर्म के साथ में, तो ये हो गया हमारा आर क्यूब, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर आर बोल लो, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसको एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर एक्स, फिर अब इसको यहाँ पर कर लो आप, ठीक है ना, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास में माइनस आर एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस एक्स क्यूब। इस तरीके से ये प्लस में, ये भी प्लस में इधर लेके आओगे, सब्ट्रैक्ट होके ये जीरो कर देगा। समझ में आ रही बात, है ना। तो बचा जो टर्म हमारे पास में बच रहा है, राइट, वो क्या हो जाएगा वो देखते हैं हम लोग। हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो ये देखिएगा, ये मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, जो ये सब्ट्रैक्शन से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, वो गड़बड़ मत करिएगा कि मल्टीप्लिकेशन वाला वो कर रहे हैं। तो इस ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा तीनों में एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म कॉमन लेके यहाँ पर जीरो के साथ फेंक दो, जीरो हो जाएगा वो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स के फॉर्म में इस इक्वेशन को देखेंगे, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें ए क्या निकल के आ रहा है, ए हमारा क्या है 1 है, बी क्या है आर है, और सी क्या है माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये छोटी छोटी गड़बड़े मत करो आप लोग। तो x की 2 सॉल्यूशन या फिर रूट, ठीक है ना, तो यानी कि क्या बोला जा सकता है इन जनरल, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2a। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, तो माइनस बी यानी कि माइनस आर हो गया, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 4 इंटू
ए हमारा क्या है 1 और सी क्या है -r²। ये हमारा अंडर रूट में इस तरीके से होल डिवाइडेड विद 2a, यानी कि क्या हो गया 2 हो गया, इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास में -r, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा ये r², ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4r², ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 5r²। अब 5r² जो है, ठीक है ना, वो बेसिकली आपका अंडर रूट में चल रहा है, यानी कि ये हमारे पास में 2r से तो ज्यादा ही होगा, ये यहाँ पर -r है, ठीक है ना, तो ये माइनस में अगर लेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, और अगर इसको प्लस में लोगे तो ये बड़ी वैल्यू है, ये माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट होकर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यानी कि x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा आपका r√5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपॉन में ये हमारा 2 हो गया, या फिर इसको लिख लेंगे हम लोग अंडर रूट में 5r - r डिवाइडेड बाई 2 हो गया, जो कि हमको हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया इतना? हो गया नोट डाउन? चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं फिर। सवाल कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है जी? इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। ये तो करके बता सकते हो आप, है ना, बताया था ना ऐसे कैसे सवाल, ठीक है ना। तो अगर हमारी अर्थ की जो डायमीटर है वो इनिशियल डायमीटर से 1/3 हो जाए और उसका मास चेंज नहीं हो, अब इस कंडीशन में अर्थ के सरफेस पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। चलो फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल 9g हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, g m/r², ठीक है, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो r² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So we can say कि our final acceleration due to gravity g2 अपॉन में initial acceleration due to gravity g1 is equals to r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से इज इक्वल्स टू r1 हमारा क्या है r, और r2 क्या हो गया है r/3 हो गया है, इसका ये होल स्क्वायर, यहाँ पर ये r से r गया 3 ऊपर आ गया और उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, यानी कि g2 जो है वो हमारा 9 टाइम्स ऑफ g1 जो कि g के बराबर। सो हियर वी कैन से द करेक्ट आंसर विल बी 9।
हो गया नोट डाउन? ठीक है, सभी का आना चाहिए था ये आंसर। चलेंगे एक और आखिरी सवाल पे देखेंगे हम लोग। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज, assume the radius of the earth p re and g is our acceleration due to gravity on the surface of the earth। तो अर्थ के सरफेस से हमें किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इंफिनिटी पे भेजना है, ठीक है, यानी कि वहां से हम लोग एस्केप वेलोसिटी इसको देंगे। तो उसके लिए इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी चाहिए कि ऑल टुगेदर वो अर्थ की विसिनिटी से एस्केप हो जाए, वहां पर उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड उसको इफेक्ट ना करे अर्थ की। तो इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी हमें देना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से हमें क्या बोल रहा है, अर्थ के सरफेस को लेके बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको फेंक दिया है कुछ एक इनिशियल स्पीड से, एस्केप वेलोसिटी से। इसके ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। अर्थ के सरफेस पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जब ये अर्थ के सरफेस को ऑल टुगेदर एस्केप कर गया है बहुत दूरी पे जाके, ठीक है ना, अर्थ उसको लगातार खींच रही थी, उसकी स्पीड कम हो रही थी, कम होते 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 कहीं दूर पे जाके जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड भी खत्म हो गई थी, वो ऑब्जेक्ट वहां पे जाके लिटरली रुक जाएगा। और अब वो ना आगे की तरफ जाने वाली स्थिति होगा और ना ही वापस पीछे आने वाली स्थिति पे होगा। तो वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अर्थ उसको इफेक्ट नहीं कर रही है, तो अर्थ की उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी हमारी जीरो हो जाएगी। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। समझ में आ रही है बात? तो हमें यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, ठीक है ना, एस्केप काइनेटिक एनर्जी। अर्थ के सरफेस पे जो हमारी ऑब्जेक्ट और अर्थ को मिला के पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, माइनस, पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव में रहती है इसके केस में, माइनस जी एम एम अपॉन में आर ई, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू जीरो के बराबर। तो हियर वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय जी एम एम अपॉन में आर ई के बराबर, ठीक है, इसको हमने राइट की तरफ भेज दिया। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में आंसर देना है। तो हमें पता है जी एम ये किसके बराबर होता है, जी आर ई के स्क्वायर के बराबर, जी आर स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर इंटू दिस एम। समझ में आ रही बात? अपॉन में ये हो गया हमारा आर ई, एक आर ई से आर ई गया तो क्या हो गया ये जी एम आर ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग हमारा करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को भी यहीं तक रखेंगे।